गांधी और प्रशांत किशोर ने राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से 2 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में रजत मौजूद है। रजत, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर ने जो बैठक की है 2 घंटे, उसमें क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी न ही प्रशांत किशोर की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिर ये बैठक क्यों हुई, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशांत और प्रियंका की इस बैठक के सियासी मायने काफी अहम है। सीक्रेट मीटिंग है, 2 घंटे ये बैठक हुई है और इसमें माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य के तमाम चुनावों को लेकर और कांग्रेस कैसे अपनी रणनीति बदलेगी, कांग्रेस किस तरीके से चुनाव में कमबैक करेगी, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या आगामी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि 2029 में लोकसभा के फिर से चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई जनसुराज और पूरे दमखम के साथ वो बिहार के विधानसभा चुनावी मैदान में थे, उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। इसके बाद से ही इस बात की चर्चा लगातार शुरू थी, जिस तरीके से आरजेडी के प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिली, तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी भी खटपट शुरू हो गई है। तो बिहार से लेकर के आने वाले कई राज्यों के चुनाव तक ये इस बैठक के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगी तो प्रशांत किशोर पहले भी कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं। 2017 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव थे, तब वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर एक अहम भूमिका में थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को 2 युवाओं की जोड़ी तब वो बनाकर लाए थे। तो इसमें ये तमाम प्रशांत किशोर की भूमिका अहम थी। हालांकि तब भी 17 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रशांत एक्टिव हो रहे हैं और कांग्रेस के साथ, आपको एक बयान याद होगा दीपिका कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि कांग्रेस को हम वापस ला सकते हैं बिहार में, अगर हमें मौका मिले तो आने वाले टाइम पे हम बिहार में भी कांग्रेस को मजबूती के साथ उसकी पहचान, जो खोया जनाधार है, वो हम वापस दिला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये बैठक हुई है, इस बैठक के काफ़ी सियासी मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि ये बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए के सामने सारे दल पानी मांगते हुए नजर आए दीपिका, उसके बाद से ये लगभग तय है कि अब तमाम ये सियासी खिचड़ी पक रही है। आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं न कहीं ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आखिर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2025 समाप्त हो रहा है और जैसे ही ये 2026 में हम पहुंचेंगे तो यूपी के जो सियासी पारा है यूपी का, वो हाई होता जाएगा और उसमें कांग्रेस की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। क्या वो जैसे लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में गई थी, क्या वो वैसे जाएगी या कांग्रेस कुछ अलग रणनीति पर काम करेगी? अब प्रशांत और प्रियंका की बैठक के बाद कहीं न कहीं इसमें चर्चा हुई है। आने वाले समय में इस पर जब और अपडेट निकलकर सामने आएगा कि क्या मतलब जिस तरीके से कंसल्टेंसी देंगे, रणनीति बनाएंगे प्रशांत किशोर प्रियंका के लिए। और क्योंकि प्रियंका गांधी आप देखेंगी कि यूपी के चुनाव में उनकी पिछले बार भी एक अहम भूमिका थी, तब पार्टी के महासचिव के तौर पर वो काम कर रही थी, तो इस लिहाज से प्रियंका गांधी की भूमिका अहम हो जाती है और इसीलिए प्रशांत और ये प्रियंका की बैठक हुई है और ये बैठक जो है बेहद दिलचस्प हुई है, जिस तरीके से ये बैठक हुई है दीपिका। बिल्कुल, और सबकी नजर भी टिकी हुई। वैसे कांग्रेस भी जो है देखा जाए तो खास कुछ प्रदर्शन कर नहीं पाई है बिहार में, और अब दोनों ही पार्टियां इसलिए भी मतलब विधानसभा चुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है यूपी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां एक मतलब बैकफुट पे नजर आई बिहार विधानसभा में, तो क्या अब यूपी विधानसभा में वो कुछ सोच रही है, प्लान कर रही है? बिल्कुल, यूपी को लेकर के है। यूपी को लेने के अलावा कई और राज्यों में भी है कि कांग्रेस वहाँ की इस रणनीति के साथ जा सकती है। और कांग्रेस अपने आप को, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, तो कैसे वो अपने राजनीतिक करियर को, कैसे वो अपने राजनीतिक पॉलिटिकल ग्राफ को आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई है, ये बैठक तो चलिए अभी हाल ही में हुई है, इसमें क्या नतीजा निकला क्या नहीं निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें यहाँ 2021 में चलना होगा दीपिका। 2021 में आपको बता दें कि जेडीयू से निकाले गए थे प्रशांत किशोर। इसके 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ, कांग्रेस के हाईकमान जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी, 2022 में वो जाते हैं और कांग्रेस आला कमान के साथ बातचीत करते हैं। और अप्रैल 2022 की बात है, आप ये वो दौर था अप्रैल 2022 जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका था और इसके बाद कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले आवास पर बैठक हुई थी। इसमें सोनिया गांधी थी, इसमें राहुल गांधी थे, इसमें प्रियंका गांधी थी और तमाम शीर्ष के नेता भी थे। और इसमें प्रशांत किशोर ने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी दिया था कि कैसे कांग्रेस को रिवाइव किया जाएगा। और इसके बाद जब प्रशांत ने जो सुझाव दिए थे, तो तब की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उनके जो प्रस्ताव थे उस पर विचार के लिए एक पैनल का गठन भी किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने
कांग्रेस की राजनीतिक चुनौतियों के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया और प्रशांत किशोर को इसमें शामिल होने का न्योता भी दिया था। तो मतलब वो प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं प्रभावित थी। 2022 की बात करें और उसके बाद उन्होंने एक जो कमेटी बनाती हैं उसमें प्रशांत को शामिल होने का न्योता भी देती हैं, लेकिन तब प्रशांत किशोर ने इसे ठुकरा दिया था और उनका कहना था कि हम सिर्फ इसमें मेंबर बन के नहीं रहेंगे। एक्चुअली प्रशांत किशोर के जो करीबी लोग हैं ना, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर का जो नेचर है वो डोमिनेटिंग नेचर है और इसीलिए शायद बीजेपी में भी जब वो पहले हुआ करते थे तो उनकी खटपट हुई थी, बीजेपी से अलग हुए थे, क्योंकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि पूरी आजादी के तौर पर वो काम करें, स्वतंत्र होकर काम करें, सिर्फ एक मात्र सदस्य बनकर नहीं। अगर उन्हें कोई काम मिले तो उसमें उन्हें पूरा अधिकार चाहिए, पूरा फ्रीडम चाहिए। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के तब ऑफर को ठुकरा दिया था और बताया जा रहा था कि जब प्रशांत किशोर का जो प्रेजेंटेशन था उस प्रेजेंटेशन को देखने वाले G23 समूह के नेता भी शामिल थे। मतलब जो ये वो समूह था जो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं का समूह था, जिसमें बड़े दिग्गज नेता थे। हालांकि अब कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, तो ये तमाम नेता थे और कई नेताओं का ये भी कहना था, उस ग्रुप के जो लोग उसमें थे, जैसे जयराम रमेश हो गए या तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उसमें कई जो अभी बाहर भी जा चुके हैं, उनका कहना था कि मतलब उन्होंने कहा था कि किसी बाहरी के इशारे पर संगठन में बदलाव नहीं होना चाहिए। और प्रशांत पर उन लोगों को पूरा भरोसा भी नहीं था, क्योंकि प्रशांत पहले भी बीजेपी के लिए काम कर चुके थे, जेडीयू के लिए काम कर चुके थे, तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम कर चुके थे, तो इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं था। और आपको बता दें कि तब कांग्रेस ने एक बयान जारी किया था। उस बयान में ये कहा गया था कि प्रशांत किशोर का पीपीटी प्रेजेंटेशन देखने और उनके साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन किया था और उन्हें जिम्मेदारी के साथ पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हम उनके प्रयासों और सुझावों का समर्थन करते हैं। तब ये बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आया था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, क्योंकि तब जब ये सारी बातें हो रही थी तो ये कयासों का दौर था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मेरे विचार में कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, ताकि पार्टी में गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक समस्याओं को परिवर्तनकारी सुधारों से ठीक किया जा सके। तो ये तमाम जो कांग्रेस की तरफ से जब बयान जारी किया, उसके बाद से प्रशांत किशोर की तरफ से ये बयान जारी किया गया। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से फिर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, अपनी पार्टी का गठन करते हैं और पूरी ताकत के साथ वो बिहार में जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल फिर प्रशांत पर उठा कि जिस तरीके से उन्हें चुनाव में हार मिली, एक भी सीट पर कब्जा नहीं किया, उसके बाद से उनके मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षमता को लेकर भी सवाल उठा कि जब आप अपनी पार्टी को एक विधायक नहीं जितवा सकते हैं तो दूसरी पार्टी को क्या जितवाएंगे। ये इस तरह के तमाम सवाल उठाए गए। इसके अलावा प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी की बात करें तो उन पर हमला बोलते रहे, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर हमला बोलते रहे, वोट चोरी और तमाम एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी लगातार वो घेरते रहे। और कई बार वो कहते थे कि कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अब ये बैठक हुई है, इस बैठक के सियासी मायने काफी अहम हैं और इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा और क्या आने वाले खासकर यूपी विधानसभा चुनाव में या देश के तमाम राज्यों में, क्योंकि अभी 2027 तक कई राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें अगर हम बात करें उत्तराखंड में भी चुनाव होने, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने, ऐसे देश के तमाम राज्यों में, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अभी 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने में लगभग पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, पुडुचेरी में चुनाव होने 2026 में। तो तमाम राज्यों में ये विधानसभा के चुनाव हैं। अब क्या सच में, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन तब प्रशांत किशोर ने दिया था तो सोनिया गांधी को पसंद आया था, कांग्रेस के नेताओं ने भी सराहना की थी, बस उनका एक ही मसला था कि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप ना करे, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे संगठन को आकर ना बदले। जबकि प्रशांत किशोर का कहना था कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मुझे शामिल करना चाहते हैं, तो मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए, ना कि मैं किसी मेंबर की तरह काम करूं। तो ये पूरा मसला था। तो क्या अब ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा दीपिका कि क्या कांग्रेस आजादी देगी प्रशांत किशोर को, अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता देगी? इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बैठक में कुछ खिचड़ी पकी होगी तो उसमें भी देखने वाली ये बात होगी कि क्या प्रशांत किशोर को इस बार आज़ादी मिलेगी कांग्रेस में काम करने की, जिस तरीके से अगर कोई बात बनती है दोनों के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या ये बैठक एक नॉर्मल बैठक रही होगी या फिर जो 2 घंटे हुई कुछ अहम बातचीत हुई होगी, कोई खिचड़ी पकी होगी? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें राय जरूर बताएं।